रियल एस्टेट का काम करता है तो वो हैरान होकर आपकी शक्ल देखेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि जी आप इतने पैसे हमें दे दें और उसके अगेंस्ट आप इतना हमसे महाना प्रॉफिट ले लें। अब आप ये सोचें कि ये क्या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, क्या इसकी कोई स्टेट बैंक के पास इसके पास लाइसेंस है कि ये आपसे पैसे उठा सकता है और आपको प्रॉफिट दे सकता है। और ये बंदर बांड का सिलसिला स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर। और जिस डेवलपर से आपने 20 लाख रुपए लेने हैं वो ऑलरेडी 20,000 लोगों से 20 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका है। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाली गई जिस टर्मिनोलॉजी को आज की ज़बान में हम कहते हैं बैलेटिंग। जिसने भी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स किस्तें अपनी लेट की, डेवलपर के पास अख्तियार होता है कि वो उसका प्लॉट फौरी तौर पे कैंसिल कर देता है। और आप किसी भी जज के पास चले जाएं, उसके पास 5-5, 10-10 हज़ार केसेस लगे होते हैं। मसला किधर है? हमने सबसे पहले मसले को जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है किस जगह के ऊपर, उसके बाद उसका सलूशन जो है वो आसान होता है। मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान की तमाम ज़मीन का इख्तियार पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर्स के पास है। पाकिस्तान की जितनी भी सरकारी ज़मीन थी, इस सब की माले मुफ्त दिल बेरहम समझ के तमाम सरकारी इदारों ने अपने अपने अदवार में इसकी बंदर बांट की। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की जितनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो तमाम सरकारी इदारों ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत वजूद में आए हुए थे और किसी को भी जवाबदेह नहीं थे, उन्होंने वो ज़मीनें जो हैं ADCR के थ्रू अपने इदारों के नाम के ऊपर करवा दी और उस तरह उन ज़मीनों के ऊपर वो काबिज़ होकर बैठ गए। अब चूँकि इन डिपार्टमेंट्स की, इन तमाम सरकारी इदारों की आपस में भी कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने हर सरकारी इदारे को अलग-अलग डील करना होता है, चाहे वो वापडा है, चाहे सी गैस है, चाहे PTCL है, चाहे कोई भी और इदारा। अब बेसिक यूटिलिटीज़ लेना पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है और ज़ाहिरी बात है जब आपने कोई मकान बनाना है, आपने कोई ऑफिस या दुकान भी बनानी है तो उसमें वहाँ पर आपको बिजली चाहिए, गैस चाहिए, टेलीफोन की सहूलत चाहिए, इंटरनेट की सहूलतें चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें प्रोग्रेस करती गई, लेकिन इस सारी पिछले 50-60 सालों के दौरान पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे थे उन्होंने पाकिस्तान की जितनी प्राइम लोकेशंस की ज़मीनें थीं वो सारी अपने अपने इदारों के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा दी। और ये बंदर बांड का सिलसिला स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स के नाम पे, जिसका मतलब ये था कि आज से 50 साल पहले हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा था और उस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एक मार्शल लॉ लगा हुआ। उन्होंने एक इदारा फॉर्म किया और उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे कुछ जो मुलाजमीन हैं यानी कि फ़ौजी हजरात हैं, इनके लिए हम एक ऐसी स्कीम बनाएं कि जिस पर कि रिटायरमेंट के करीब हों, तो तोहफे के तौर पे हम उनको एक अदद ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जो है वो अलॉट कर सकें, ताकि उनका पेंशन के अलावा भी उनको एक इनाम जो है वो दिया जा सके। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है और समझ भी आती है। इसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि हम इस इदारे से किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहते। ज़मीन चूँकि पाकिस्तान की मलकियत है और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट करनी है हमने, जो रोड्स बनानी है और जो उसके ऊपर बिजली की तारें बिछानी हैं और जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम की उसको एक शक्ल देनी है, उसके लिए हम एक मामूली से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर आपसे एक फ़ीस लेंगे और आपको वो प्लॉट जो है वो दे देंगे। ये एक आइन के अंदर इसको ऐड किया गया, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स के नाम से एक इदारा बनाया गया और इसके लिए भी सरकारी नौकरियां निकाली गई। जैसे ही इदारा फॉर्म में आता है तो सबसे प्राइम तरीन लोकेशंस के ऊपर जितनी भी ज़मीनें थी उन्होंने वो जाके मार्क करवा ली कि ये ज़मीनें जो हैं वो आप हमें दे दें ताकि हम इनकी प्लॉटिंग कर सकें। मुल्क के तमाम अर्बन सिटीज़ के अंदर तमाम प्राइम तरीन लोकेशंस के ऊपर हाउसिंग स्कीम जो हैं बना चुके हैं और उनकी देखा देखी कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स के अंदर से 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने उठा ली। जैसे कि जब 50 साल पहले एक कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स आई तो उसके अंदर प्लॉट की तकसीम का एक मामला उठा और हर बंदे ने कोशिश ये की कि अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो उसको मिले। उसके लिए उसने कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा मैं कुछ पैसे भी दे देता हूँ ताकि आप मुझे अच्छी लोकेशन का प्लॉट आप मुझे जो है वो दे दें। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाली गई जिस टर्मिनोलॉजी को आज की ज़बान में हम कहते हैं बैलेटिंग। उन्होंने कहा बैलेटिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट जो हैं वो 1000 ही हैं देने के लिए, लेकिन जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी तादाद है 5000। तो उसके लिए तरीका ये करते हैं कि हम बैलेटिंग करते हैं, यानी कि कुरानदाजी करते हैं और उस कुरानदाजी में जिस बंदे का जो भी प्लॉट नंबर निकल आया वो प्लॉट उसका होगा और वो 1000 प्लॉट जो है हम इस तरीके से दे देंगे। जो बाकी 4000 लोग रह जाएंगे उनको नेक्स्ट जो भी लैंड का पैक हमें मिलेगा या जो हम डेवलप करेंगे, इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलना स्टार्ट हुआ। अब
ये कहानी सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और फेयर भी लगती है, लेकिन इसके कवर के अंदर आज पाकिस्तान की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट डेवलपर्स ओवर सेलिंग जो है वो जो करते हैं, वो ये बैलेटिंग का ही लबादा ओढ़ के ओवर सेलिंग करते हैं। जिसका मतलब ये है कि 500 कनाल ज़मीन मैंने ख़रीदी और मैंने 5000 कनाल ज़मीन के प्लॉट्स बना के जो है बेच दिए। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऑफ प्लान पॉलिसी मौजूद नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी मौजूद नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए आप डेवलपर के साथ कभी भी नहीं लड़ सकते। एक डेवलपर, एक इंसान जो 20-25 लाख रुपए जो उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, वो किसी डेवलपर को जाके देता है, 3-4 साल तक किस्तें भी देता है, और डेवलपर उसको बैलेटिंग के नाम के ऊपर कि जी बैलेटिंग होगी तो आपको एक प्लॉट नंबर मैं एलोकेट कर दूंगा। 4 साल बाद उसको ये पता लगता है कि उसका प्लॉट नामालूम वजूहात की वजह के ऊपर डेवलपर ने जो है वो कैंसिल कर दिया, या उसको जो प्लॉट का दिखाया गया था, जो एलोकेट किया गया था, वो प्लॉट किसी और को बेच दिया है, और अब उसको जो है वो और मज़ीद कहीं और प्लॉट का वादा जो है वो दिया जा रहा है। ये सारी करप्शन और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ईजाद हुई हैं लफ्ज़ बैलेटिंग से, और आज इस बैलेटिंग के कवर को लेके तमाम सरकारी इदारों से मुराद जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने जितनी भी सरकार के नाम के ऊपर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की, उनके अंदर भी उन्होंने यही फार्मूला अप्लाई किया कि हम बैलेटिंग करेंगे, और उसमें उन्होंने यही तरीका किया कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो आप बेवकूफ़ बनाते रहें, आप उनसे पैसे जो है वो बटोरते रहें। पहले आप फॉर्म बनाते रहें, उसके बाद फिर फॉर्म्स के नाम के ऊपर आप पैसे बटोरते रहें जो नॉन रिफंडेबल है, फिर आप डाउन पेमेंट लेते रहें, हज़ारों लोगों से आप डाउन पेमेंट्स ले लें। जिसने भी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स किस्तें अपनी लेट की, डेवलपर के पास इख्तियार होता है कि वो उसका प्लॉट फौरी तौर पे कैंसिल कर देता है। कैंसिल करने के बाद रिफ़ंड की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अब आप एक डेवलपर हैं, आपने 20 लाख रुपए लेने हैं, और जिस डेवलपर से आपने 20 लाख रुपए लेने हैं वो ऑलरेडी 20,000 लोगों से 20 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका है। अब आप पाकिस्तान में कैसे लड़ सकते हैं? एक 20 लाख रुपए लेने वाला बंदा, जिस बेचारे की ज़िंदगी की जमा पूंजी 20 लाख रुपए है, उसके लिए कौन सा ऐसा इदारा है जो उसकी दाद रसी करेगा? पुलिस के पास आप जाएंगे, आप पुलिस को आप फोर्स करेंगे कि वो आपके लिए काम करे। अदालतें बेचारी जो हैं वो वैसे इतनी ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं कि हमारा जुडिशरी का निज़ाम, मैं जुडिशरी के निज़ाम को ब्लेम नहीं करता, जुडिशरी है हमारी, एक जज है, और आप किसी भी जज के पास चले जाएँ, उसके पास 5-5, 10-10 हज़ार केसेस लगे होते हैं, और वो बेचारा तारीखें देने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसके पास बेहतरीन हल यही होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी केसेस आएँ उनको 10-10 साल तक लटका दो, ताकि ये मुद्दई भी और जो मुलज़िम है वो दोनों हजरात अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक जाएं, और आखिर में या तो खुद ही सुलह कर लें या खुद ही जो है वो आपस में जो भी तस्वीर उन्होंने करना कर लें। अदालतों से आपको उसमें रिलीफ मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी जो ईजाद हुई हैं, और जितनी करप्शन आज पाकिस्तान में होती है, वो उसके पीछे उसका एक बैकग्राउंड है। और ये सारी चीज़ें जिस वक्त स्टार्ट की गई थी, अप्रूव की गई थी, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं बताई गई। उस वक्त इनके कॉजेज़ जो थे वो बड़े हॉली किस्म के कॉजेज़ थे, बड़े अच्छे कॉजेज़ थे, बड़े बेहतरीन कॉजेज़ के नाम के ऊपर ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ निकाली गई। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज पाकिस्तान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ये चल रहा है कि जितनी भी बड़े स्केल के डेवलपर्स हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़मीन ख़रीदना पसंद ही नहीं करते। उन्होंने ये किया हुआ है कि आप अपनी ज़मीन लेकर आएँ और हमसे अपनी ज़मीन के अगेंस्ट जो है वो एक फ़ाइल ले लें, ताकि हमें जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी ना पड़े। ये एक माल प्रैक्टिसेस हैं। ये आप किसी भी सेन बंदे को ये बात बताएं जो दुनिया के अंदर रियल एस्टेट का काम करता है, तो वो हैरान होकर आपकी शक्ल देखेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कुछ इदारों ने इस टर्मिनोलॉजी का कवर लेकर कुछ परसेंटेज डिलीवर की और बाकियों के लिए रास्ता जो है वो खुला छोड़ दिया। पाकिस्तान में 2.25 लाख के करीब डेवलपर्स हैं, 22,000 आज भी एक्टिव डेवलपर्स हैं। इस वक्त आपकी तमाम अर्बन सिटीज़ के अंदर कम से कम 15-15, 20-20 हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स बिक रही हैं, और सैकड़ों के हिसाब से वर्टिकल डेवलपमेंट्स की इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही है। चेक एंड बैलेंस किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का, किसी भी डेवलपर का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डेवलपर अरबों रुपए आपसे इकट्ठे करता है। आजकल तो ये भी टर्मिनोलॉजी सुनने में आ रही हैं कि जी आप इतने पैसे हमें दे दें और उसके अगेंस्ट आप इतना हमसे महाना प्रॉफिट ले लें।
अब आप ये सोचें कि ये क्या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है? क्या इसकी कोई स्टेट बैंक के पास इसके पास लाइसेंस है कि ये आपसे पैसे उठा सकता है और आपको प्रॉफिट दे सकता है? अगर वो आपको प्रॉफिट ना दे तो आप क्या कर लेंगे? अगर वो आपसे सारा पैसा लेकर भाग जाए तो आप क्या कर लेंगे? याद रखिएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो डेवलपर अगर आपके पैसे लेके मुल्क से फ़रार हो जाता है तो डेवलपर को जाके पकड़ सके या डेवलपर के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी और फाइलों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा और बहुत देखभाल के कीजिएगा।